सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और जानते हैं कि आज का हमारा नया पाठ क्या है, एक नई विषय वस्तु क्या है हमारी। और आज का हमारा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। राजस्थान की रजत बूंदें जो पाठ है, इस पाठ में जल से संबंधित समस्या को प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान के कुछ जिले जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में कैसे लोग जल का संरक्षण करते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं, जल इनके लिए कितना कीमती है, इन्हीं सारी बातों को दर्शाता है हमारा यह पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक जैसा कि आपको बताया जा चुका है अनुपम मिश्र जी हैं। जहां तक अनुपम मिश्र जी का सवाल है, अनुपम मिश्र जी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। वे पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की भी मुहिम चलाई थी। इनकी दो श्रेष्ठ कृतियां हैं जिसमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें प्रमुख हैं। मिश्र जी 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध रहे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत है और भारत देश अपनी विविध संस्कृति, धर्मों, त्योहारों, भाषाओं के लिए जाना जाता है और यहाँ का प्रत्येक राज्य अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि भारत के मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि इस हमारे भारत देश में ये आपका राजस्थान राज्य है और इस राजस्थान राज्य के इन्हीं 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, इन्हीं 4 जिलों के बारे में हमें पढ़ना है। वहाँ के लोग कैसे जल को संरक्षित करते हैं और कैसे उसका सदुपयोग करते हैं। यदि अलग किया जाए तो आप ये देख सकते हैं राजस्थान राज्य का मानचित्र है और जो पिछला मानचित्र था हमारा वो अपने भारत देश का था। ये राजस्थान राज्य में जो हमारे ज़िले हैं जिनके बारे में आपने जाना, जैसे ये आपका बाड़मेर ज़िला है, ये आपका जैसलमेर ज़िला है, ये आपका बीकानेर ज़िला है और ये आपका चूरू ज़िला है। इन्हीं चारों ज़िलों में कैसे जल का संकट है और लोग इस संकट से कैसे निपटते हैं, इसी के संदर्भ में ये हमारा प्रस्तुत पाठ है। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम ये जान लेते हैं पाठ की कुछ खास बातें। स्मरणीय महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर ये तथ्य आपको कंठस्थ हैं तो आपको पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन तथ्यों के माध्यम से आप पूरे पाठ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जिसमें प्रमुख है कुआं और कुईं, कुईं की खुदाई, चिलवांजी का परिचय, जमीन की स्थिति, पानी के रूप, कुईं निर्माण की सफलता का उत्सव, कुईं से पानी उपयोग करने के तरीके और कुईं सार्वजनिक संपत्ति। ये इस पाठ के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आपको जैसा कि कुआं और कुईं देखकर ही आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि हम ये देखें वास्तव में आखिर में कुआं क्या है, कुईं क्या है। तमाम लोग ऐसे होंगे जो इससे अपरिचित हैं, जो इसको नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा चित्र है ये कुआं है। ये प्राचीनतम जल का स्रोत है। ये हमारे प्राचीन भारतीय गांवों में इसका उपयोग किया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा, जल के नए नए स्रोत सामने आ गए, तो ये कुआं धीरे धीरे करके अब विलुप्त सा हो चुका है। और इसी का एक दूसरा छोटा रूप है कुईं, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप कुआं और कुईं इन दोनों को देख करके ये सोच रहे होंगे कि वास्तव में हमें ये जानना चाहिए कि कुआं क्या है और कुईं क्या है। जब कुआं से भी पानी निकलता है और कुईं से भी पानी निकलता है, जब दोनों जल के स्रोत हैं,
तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, क्यों एक का नाम कुआं रखा गया और क्यों एक का नाम कुईं रखा गया। तो आइए जानते हैं कुआं और कुईं में क्या अंतर है। कुआं एवं कुईं में अंतर। कुआं बड़ा होता है और कुईं छोटी होती है। जी हाँ, आकार के दृष्टि से बच्चों हम ये ध्यान दें कि कुआं जो है वो बड़ा होता है और कुईं हमारी छोटी होती है। कुआं क्यों बड़ा होता है, कुईं क्यों छोटी होती है, इसका वर्णन हम लोग अभी बाद में करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुएं में भूगर्भ जल का उपयोग होता है, जबकि कुईं में सतह से रिसने वाले जल का उपयोग करते हैं। भूगर्भ जल से हमारा तात्पर्य है भूमि के अंदर जो समाहित जल है वो जल कुएं में आता है, और कुईं में ऊपरी सतह से जो रिस करके जल अंदर जाता है उसी जल का उपयोग होता है। कैसे, इस अंतर को आप समझेंगे इस संदर्भ में जब आपको पानी के प्रकार बताए जाएंगे तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कुआं और कुईं का एक और अंतर है, वो यह है कि कुआं पुल्लिंग है और कुईं स्त्रीलिंग है। जैसा कि व्याकरण में आप जानते होंगे कि हिंदी के व्याकरण में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उस दृष्टि से यदि हम देखें तो कुआं पुल्लिंग है और कुईं स्त्रीलिंग है। एक और अंतर है कुआं और कुईं में, कुआं हमारा जो होता है वो अत्यंत गहरा होता है, जबकि कुईं की गहराई सीमित होती है। इसका कारण ये है कि जिन जिलों में कुईं बनाई जाती है वहाँ ज़मीन की स्थिति ऐसी है कि वहाँ अत्यंत गहराई में कुईं नहीं बनाई जा सकती, उसकी एक सीमित गहराई होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुआं अत्यंत गहरा और कुईं सीमित होती है। कुएं को खुला छोड़ सकते हैं लेकिन कुईं को ढकना अनिवार्य है। कुआं चूंकि भूमिगत जल को, भूगर्भ के जल को ग्रहण करता है इसलिए हम उसको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन कुईं में रिस कर पानी जाता है इसलिए हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते, इसके मुख को ढक देते हैं ताकि कुईं के अंदर आने वाला जल सुरक्षित रह सके। अब एक और अंतर है, कुईं में जल की मात्रा अधिक होती है। कुएं में जल की मात्रा अधिक होती है जबकि कुईं में यह मात्रा अल्प होती है। अल्प से हमारा मतलब है थोड़ी होती है। कुएं में ढेर सारा पानी एकत्रित किया जा सकता है और कुईं में कम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कुएं से जल को ग्रहण किया जा सकता है तो कुईं निर्माण की आवश्यकता क्यों। तो प्यारे बच्चों, कुईं निर्माण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस क्षेत्र का पाठ में वर्णन है, राजस्थान राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये जिले एक निश्चित गहराई के बाद जमीन पर खड़िया पत्थर की परत जाती है और वो खड़िया पत्थर की परत काफ़ी मजबूत है और उसे भेद करके उसके नीचे से भूगर्भ के जल को प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। और यहाँ भूगर्भ का जो जल है वो खारा है, जिस कारण जब कुआं बनाया जाता है तो कुएं में खारा पानी होता है और खारा पानी पीने के योग्य नहीं होता। इसलिए इन जिलों में पीने योग्य पानी के लिए कुएं की आवश्यकता महसूस होती है। कुएं की आवश्यकता इन लोगों को प्रतीत होती है। अब बार बार आप कुईं 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 सुन करके ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि कुईं बनती कैसे है और कुईं का निर्माण करने वाला कौन है। यह एक जिज्ञासा का प्रश्न है। तो आइए जानते हैं हमारी कुईं का निर्माण कैसे होता है। राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुईं का निर्माण किया जाता है। ये बिल्कुल जैसा कि आपने पीछे सुना कि कुईं में रिस कर पानी जाता है, तो उसी को ये बता रहे हैं कि रेत के कणों में जो स्थित जल है वो धीरे धीरे रिस करके कुईं में जाता है। 4-5 हाथ व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है, यानी थोड़ी सी दूरी को लेकर के थोड़ी सी गोलाई में थोड़ी सी चौड़ाई, जिसको आप कह सकते हैं यदि कहें, में कुईं की खुदाई की जाती है। चेलवांजी घुटने मोड़ कर बैठ कर धीरे धीरे मिट्टी की खुदाई करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कुईं ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, जिस कारण
इसकी खुदाई फावड़े से नहीं की जाती। एक विशेष हथियार जिसका नाम है बसौली, आप याद रखिएगा, आगे इसका काम आएगा। बसौली नामक हथियार से इस कुएं की खुदाई की जाती है और खुदाई करने वाला व्यक्ति बैठकर कुएं की खुदाई करता है, ना कि खड़ा होकर के। जब वो बैठकर कुएं की खुदाई कर रहा होता है तो उस दौरान उसके पास, उसके पैरों के पास ढेर सारी मिट्टी जमा हो जाती है और उस मिट्टी को निकालने के लिए वो जो खुदाई करने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम है चेलवांजी, जिसको लोग चेलवांजी कहते हैं, वो चेलवांजी किसी बाल्टी में उस मिट्टी को भरता है और ऊपर जो ज़मीन की सतह पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस बाल्टी को ऊपर खींचता है। इस प्रकार से नीचे की जो एकत्रित मिट्टी है, नीचे की जो एकत्रित अवसाद है, जो मात्रा है, उसको ऊपर पहुंचाया जाता है। वो ऊपर सहजता से पहुंच जाता है। धीरे धीरे करके चेलवांजी जमीन के अंदर कुएं की खुदाई करते हुए प्रविष्ट होते हैं। जैसे गहराई बढ़ती जाती है, जैसे ही चेलवांजी अधिक गहराई में प्रवेश करते हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, अंदर गर्मी बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में उनके लिए शुद्ध ताज़ा हवा का प्रबंध वहाँ के स्थानीय लोग, ऊपर सतह पर विद्यमान लोग मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे उस कुएं में फेंकते हैं। जब रेत को नीचे फेंकते हैं तो रेत के कणों के साथ हवा भी उस कुएं के अंदर प्रविष्ट होती है। इस प्रकार से चेलवांजी के लिए वायु का प्रबंध किया जाता है। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि जब मुट्ठी भर भर के रेत ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो चेलवांजी के सिर पर पड़ता होगा और उन्हें आघात भी आ सकता है, चोट भी पहुंच सकती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए चेलवांजी अपने सिर की सुरक्षा हेतु धातु की एक टोपी पहनते हैं, धातु की एक टोपी धारण करते हैं। उस टोपी से अपने सिर की सुरक्षा करते हैं और जैसे ही खड़िया पत्थर की परत आ जाती है वैसे ही कुएं की खुदाई का कार्य समाप्त हो जाता है। यानी जमीन की सतह से लेकर के कुएं उतनी गहरी खोदी जाती है जब तक खड़िया परत की जो पत्थर की जो परत है वो ना आ जाए एक निश्चित गहराई पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन जिलों में एक निश्चित गहराई पर खड़िया परत की पत्थर है और उस पत्थर के नीचे ढेर सारा खारा पानी जमा है और इसी खड़िया पत्थर के परत और सतह के बीच में जो पानी स्थित रहता है, इसी पानी का उपयोग कुएं में किया जाता है। और जैसे ही खड़िया पत्थर की परत आ गई, कुएं का निर्माण कार्य समाप्त हो गया, यानी कुएं सफलतापूर्वक खोदी जा चुकी। अब चेलवांजी बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ आप ध्यान दीजिए, चूँकि ज़मीन रेतीली है और जब रेतीली ज़मीन में कुएं की खुदाई की जाती है तो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है और जितनी खुदाई की जाती है उस खुदाई को खीप नामक एक घास है, वहाँ की उस खीप नामक घास से उसको बांध दिया जाता है, उसकी चिनाई कर दी जाती है ताकि वह खोदा हुआ जो क्षेत्र है वो मजबूत हो सके, वो थोड़ा शुष्क हो सके, वो थोड़ा स्थिर हो सके, ताकि जब अगले दिन चेलवांजी उसमें प्रविष्ट हों तो उसके धंसने का, उसके एक साथ जुटने का प्रयास सफल हो सके। और अब बार बार आप सुन रहे होंगे कि चेलवांजी चेलवांजी, तो आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि चेलवांजी कौन है। तो आइए जानते हैं ये चेलवांजी कौन है। चेलवांजी मरुभूमि में कुएं की खुदाई और चिनाई के काम करने वाले लोगों को ही चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, चेलवांजी का ही नाम चेजारो है। उन्हें मिट्टी की खूब परख रहती है। चेलवांजी वहाँ की एक स्थानीय जाति है। कुएं की खुदाई समाप्त होने पर एक भोज का आयोजन किया जाता है। भोज में चेजारो को भी बुलाया जाता है। उन्हें उनकी मेहनत के बदले ढेरों उपहार दिया जाता है। उसी दिन ये लोग वर्ष भर के तीज त्योहार या अन्य किसी मांगलिक अवसर पर आते रहते हैं। उन्हें यह अवसर या इस अवसर पर नेग या भेड़ दिया जाता है। यह व्यवस्था आच प्रथा कहलाती है। प्यारे बच्चों, इस आच प्रथा को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आच प्रथा वह प्रथा होती है जिसमें चेलवांजी किसी तीज त्योहार या मांगलिक अवसर पर आते हैं और उन्हें एक निश्चित
नेग या एक निश्चित उपहार दिया जाता है, या कुएं की जब खुदाई समाप्त हो जाती है, खुदाई के समाप्त होने के बाद उन्हें मजदूरी ना दे करके एक निश्चित उपहार दिया जाता है, तो उस उपहार को देने की जो प्रथा है, इसी को आश प्रथा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और सारी बातें हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज के इस अध्याय में जो आपने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दे करके आप ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपने आज के क्रम में क्या सीखा है। जैसा कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, चेजारो या चेलवांजी अपने सिर की सुरक्षा कैसे करते हैं? कुएं निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। कुएं की खुदाई किससे की जाती है और क्यों? कुआं और कुएं में क्या अंतर है? जल एक अमूल्य निधि है विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, इस आशा और इस उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं कि यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में, आपके ज्ञान राशि में अभिवृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।